गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम ऑनलाइन क्लासेस। मैं कुलदीप शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बैंकिंग के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, जो वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, वो चीज़ें आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में काम की है। साथ ही साथ जो बच्चे 12th क्लास कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बैंकिंग टॉपिक के लिए बहुत काम की है। प्लस जो IBPS या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी स्टार्टिंग हम इन्हीं टॉपिक से करते हैं। तो तीनों कैंडिडेट्स इन चीज़ों को देखकर प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बैंक क्या होता है। बैंक जो शब्द है किससे मिलकर बना है, किससे उसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट बैंक कौन सा था। 3 प्रेसिडेंसी चलती थी, तीनों प्रेसिडेंसी को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के बाद इसका नाम चेंज करके, इसका नेशनलाइजेशन करके SBI कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद हम अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्विक सा रिवीजन, आप लोग अगर डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भाई 8 बैंक्स वर अटैच्ड विद SBI इन 1959। SBI वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। RBI के बाद, RBI और नाबार्ड के बाद सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है जो कंज्यूमर के साथ डील करता है। वो हमारे लिए कौन सा है? SBI है, जिसे हम चेस्ट ब्रांच के नाम से भी जानते हैं। SBI के साथ 1959 में, कौन से सन में, आप ये जो ईयर्स मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, इन ईयर्स को याद रखना है, लिख लेना है। ये सारे ईयर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो 1959 में SBI के साथ ये 8 बैंक, कितने बैंक? 8 बैंकों को अटैच कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। और वो क्या कहलाए? एसोसिएट ऑफ SBI कहलाए। वो 8 बैंक कौन कौन से? जरा आप लोगों के सामने उन 8 बैंकों के नाम इस तरीके से दिए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रिवेंकोर। ये 8 बैंक क्या है? वो 8 बैंक थे 1959 में। 1959 में ये वो 8 बैंक थे जिन्हें SBI के साथ अटैच कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था, या फिर यूँ कहें SBI के अधीन रहकर ये अपने कार्य को कर रहे थे। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। क्या हुआ बेटा कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जो है ना, वो चल रहा था लॉस में, यानी कि घाटे में चल रहा था। घाटे में चल रहा था, तो ऐसे में इन दोनों बैंकों को, कौन कौन से बैंक को? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इन दोनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? SBI के एसोसिएट्स भी आपस में मर्ज हो रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये कब मर्ज हुए थे? 1963 में। रीजन पूछे क्यों हुआ था भाई ऐसा? इस वजह से क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर लॉस में चल रहा था। इस वजह से 1963 में, 1963 में, सन याद रखेंगे, 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर को स्टेट बैंक ऑफ जयपुर में मर्ज कर दिया। फिर नाम क्या बना? SBBJ, जो हम पहले तक देखते थे। अभी ये नहीं है, लेकिन हमें जनरल नॉलेज के हिसाब से भी, हमारी स्टडी के हिसाब से भी इन सब चीज़ों को देखना है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ये बैंक, यानी कि कोई पूछे कि भाई स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की स्थापना कब हुई थी? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की स्थापना हुई थी 1963 में, ठीक है। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे बैंक जो हैं, ये जो रिमेनिंग, अब कितने हो गए? 8 बैंकों में से अगर देखा जाए तो अब 7 बैंक बच गए, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर तो क्या एक सिंगल यूनिट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से 8 की जगह 7 बैंक बचे। समय समय पर ये जो 7 बैंक हैं या फिर ये 8 बैंक, जैसे भी आप लोग देखना चाहें, ये जो बैंक हैं SBI में जुड़ते चले गए, विलीन होते चले गए, मर्ज होते चले गए। अब वो कब कब हुआ है ऐसा, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ था बेटा 2008 में। 2008 में कौन सा बैंक मर्ज हुआ? सौराष्ट्र। 2008 में
2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र किस में मर्ज हो गया था? एसबीआई में मर्ज हो गया था, एसबीआई में जुड़ गया था 2008 के अंदर। अब दूसरा सन आता है भाई 2010। 2010 में क्या हुआ? इंदौर का नंबर आया, बैंक ऑफ इंदौर ये 2010 में जाके मर्ज हुआ। और फिर कुछ लोगों को इस बारे में, कुछ मैं बात कर रहा हूँ 11th 12th जो या फिर फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी शायद इस बारे में पता होगा कि हमारा 2017 में 1 अप्रैल 2017 में क्या हुआ था? 1 अप्रैल 2017 में ये जो बैंक है हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, ट्रेवेनकोर और ये एसबीबीजे, वापस बोल देता हूँ कौन कौन से बैंक। देखो बेटा 8 बैंक थे, 2 बैंक तो पहले ही मर्ज हो गए थे आपस में, बीकानेर और जयपुर क्या बन गए थे? एसबीबीजे 1963 में। उसके बाद बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में ये एसबीआई में विलीन कर दिया, मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद बैंक ऑफ इंदौर 2010 में एसबीआई में इसको भी मर्ज कर दिया। और अभी 3 साल पहले 1 अप्रैल 2017, कौन सी डेट याद रखेंगे आप? 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को कौन कौन से बैंक? एक तो एसबीबीजे, उसके बाद बैंक ऑफ हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, ट्रेवेनकोर, ये जो 5 बैंक हैं, इन पांचों बैंकों को किस में मिला दिया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में मर्ज कर दिया। इस तरीके से ये सारे एसोसिएट्स बैंक वर्तमान में है ही नहीं, या फिर यूँ कहें उसी में ही अधीन होकर, यानी इनका नाम ही पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब ये एसबीआई के अंदर ही है, एसबीआई के अधीन है, एसबीआई में ही बैठकर कार्य करते हैं। इनके सारे एम्प्लॉयज, इनके सारे फाइनेंस, इनके सारे एसेट्स एसबीआई के अधीन हो गए हैं। ये सब कब हुआ? सरकार के दिशा निर्देशों के बाद। साथ ही साथ क्या हुआ बेटा? 1 अप्रैल 2017 को ही एक अदर बैंक थी, वो बैंक का नाम है भारतीय महिला बैंक। एक और बैंक है, कौन सा बैंक है? भारतीय महिला बैंक भी, ये इसकी एसोसिएट्स नहीं थी, ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा है कि 1 अप्रैल 2017 को ही भारतीय महिला बैंक भी एसबीआई में मर्ज हो गई थी, एसबीआई में जुड़ गई थी, एसबीआई में विलीन हो गई थी। ठीक है बेटा, तो ये हमने जाना अभी थोड़ा सा इतने से में कि 8 एसोसिएट्स बैंक थी। वो 8 एसोसिएट्स बैंक कब अटैच हुई थी एसबीआई के साथ? 1959 में। 1959 में एसबीआई के साथ 8 एसोसिएट्स बैंक, जिन्होंने 8 एसोसिएट्स बैंक का नाम दिया गया था, वो अटैच हुई थी, जिनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवेनकोर। इस तरीके से 8 बैंक थी। सबसे पहला नंबर आता है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर का। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर लॉस में चल रही थी, घाटे में चल रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को आपस में ही मर्ज कर दिया गया। ये कब हुआ भाई? 1963 में। और नया नामकरण हुआ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एसबीबीजे, जिसका हमने पहले नाम सुना था, वर्तमान में नहीं है। कईयों के घर में शायद उसके अभी भी चेक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगला नंबर आया भाई बैंक ऑफ सौराष्ट्र का। लाइन बाय लाइन चलना है, किसी भी इसी वे में लिखे सीक्वेंस में। मैंने आपको केवल सन याद रखना है, 1963, 2008, 2010, 2017, आपको सन याद रखना है। इसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपको मिक्सअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर आप कोशिश मैंने वही करी है कि आप लोगों को इसी फॉर्मेट में लिखकर याद आसानी से हो जाए। ठीक है बेटा, तो हम लोग करेंगे बैंक ऑफ सौराष्ट्र का नंबर आया 2008 में। 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र को एसबीआई में मर्ज कर दिया। अब दूसरा नंबर आता है बैंक ऑफ इंदौर का। बैंक ऑफ इंदौर को 2010 में मर्ज कर दिया। कोई किसमें? एसबीआई में मर्ज कर दिया। उसके बाद बचे हुए थे 5 बैंक। 5 बैंकों का नाम है हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, ट्रेवेनकोर और एसबीबीजे। इसको 1 अप्रैल 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को किसमें? एसबीआई में मर्ज कर दिया गया था। और वो क्या नाम दिया गया बेटा उसको? भारतीय महिला बैंक भी एक एक्स्ट्रा बैंक थी। वो कौन सी बैंक हो गई? उसको भी 1 अप्रैल 2017 को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया। चलो, एक बात ये हो गई। अब हम हमारे 6th पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा 5th पॉइंट हुआ। पहले हमने 4 पॉइंट के बारे में देखा था, अब हम हमारे 6th पॉइंट की तरफ चलते हैं। 6th पॉइंट के बारे में, फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक। कौन सी? फर्स्ट
लिमिटेड लायबिलिटी बैंक। पहले तो ये जो शब्द है कॉमर्स वाले स्टूडेंट इससे चिर परिचित हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कॉमर्स वाले लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस में बिजनेस स्टडीज जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़ी है उसमें आपको ये शब्द सीमित दायित्व और असीमित दायित्व कंपनी के अंदर आप लोगों को मिल गए होंगे। तो फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक कौन सी थी? अवध कॉमर्शियल बैंक, सॉरी अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक पहली लिमिटेड लायबिलिटी बैंक थी। ध्यान रखेंगे जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई बेटा इसकी 1881 में, 1881 में इसकी स्थापना हुई और साथ ही साथ 1958 में 1958 में ये फेल भी हो गई। इसके नंबर कम आए थे इसलिए ये एग्जाम में फेल हो गई। तो देखो फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी, पहले तो ये शब्द जो है लिमिटेड लायबिलिटी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है? जिसको नहीं पता वो भी देख ले, पता है तो थोड़ा सा हम टाइम लगा देते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी, मान लीजिए कोई कंपनी है जिस कंपनी के अंदर हम लोग देखते हैं कि वो लॉस में चली जाती है एक समय के बाद। तो लॉस में जाती है तो उसके देनदारों को उसको पैसा चुकाना पड़ेगा, जिससे उसने उधार ले रखा है, माल ले रखा है, उन सबको पैसा पे करना पड़ेगा। तो दो कंडीशंस होती है, यदि वह कंपनी यानी विधान के अनुसार जब कंपनी लॉ स्टार्टिंग में बना था तब उसने कर रखा कि लिमिटेड लायबिलिटी रहूंगी यानी कि सीमित दायित्व रहेंगे, तो देनदारों को वहीं तक लेने का अधिकार है जहां तक कंपनी की असेट्स हैं। कंपनी की ही असेट्स बेची जा सकती है। यदि अनलिमिटेड लायबिलिटी हो तो कंपनी के मालिक की पर्सनल असेट्स भी बेची जाती है। देनदारों को चुकाना है, लॉस में जाएगी तो कंपनी बंद होगी। मोस्टली क्या होता है, कंपनी कब बंद होती है? जब लॉस में जाती है या फिर कोई अलग सर्कमस्टेंसेज आ जाते हैं ऐसी कंडीशन में। तो ऐसे में समापन हो रहा है तो भाई देनदारों को चुकाओ, ये जिम्मेदारी बनती है, तो देनदारों को चुकाना है। तो यदि लिमिटेड लायबिलिटी होगी तो कहां तक देनदारों के यानी कितना पैसा देनदार ले सकते हैं? जितना उसके पास कंपनी के पास उपलब्ध है, सब कुछ मिलाकर, उसके कैश मिलाकर, उसका बैंक बैलेंस, उसके असेट्स सब कुछ मिलाकर जितना पैसा उपलब्ध है उतना ही चुकाया जा सकता है यदि वह लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। और यदि वह अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो ऐसी कंडीशन में उसके यदि वहां से खत्म हो जाता है यानी कंपनी के एसेट्स पूरे नहीं पड़ते देनदारों को चुकाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी का मालिक, एंटरप्रेन्योर जो व्यक्ति है, उसके पर्सनल एसेट्स भी लिए जा सकते हैं, उसके पर्सनल एसेट्स भी कब्जा किए जा सकते हैं, उसको चुकाकर उनका पैसा देना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी बैंक कौन सी थी? अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुई थी और फेल हो गई थी, खत्म हो गई थी। कौन से बैंक? कब में? 1958 में ये फेल हो गई थी। ठीक है, चलो अब हम हमारे अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमें बताता है पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक कैसी बैंक थी? चलो पॉइंट नंबर 7, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पहली बैंक थी जो प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस। क्या वर्ड यूज में ले रहा हूं मैं बेटा, ध्यान रखना, प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस। ये ध्यान, केवल मैनेजमेंट जो प्रबंधन का अधिकार था पूरी तरीके से किसके हाथों में था? पंजाब नेशनल बैंक का, भाई इंडियंस के हाथों में था। इसकी स्थापना कब हुई थी? लाहौर में 1894 को, लाहौर में हुई थी 1894 को। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि पहला बैंक कौन सा था जो पूरी तरीके से जिसका प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था? व्हाट वाज द फर्स्ट बैंक विच वाज प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस? तो इसका आंसर क्या हुआ? पंजाब नेशनल बैंक वो पहला
बैंक था जिसका प्रबंधन, जिसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से भारतीयों के हाथों में था। हम जानते हैं 1800 की बात हो रही है, 1894 में 1894 में हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो ऐसी स्थिति में पहला बैंक होना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। तो ये पूरी तरीके से कौन सा बैंक था जिसका मैनेजमेंट, इसका पूरा प्रबंधन केवल और केवल भारतीयों के हाथों में था। इसकी स्थापना लाहौर में हुई और लाहौर में 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जाना। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पॉइंट नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वाज ओनली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। एक सेकेंड रुक जाइए। पॉइंट नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है कि पीएनबी प्योरली इन मैनेज्ड बाय इंडियन, पहला बैंक था जिसका पूरी तरीके से मैनेजमेंट भारतीयों के हाथों में था। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बात बोल रहा है? एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, मैनेजमेंट तो था ही था लेकिन ऑनरशिप यानी कि अधिकार, मालिकाना हक, ऑनरशिप भी था। किसका था? इंडियंस का था। तो ऐसा कौन सा पहला कॉमर्शियल बैंक था? फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वॉज होली, पूरी तरीके से, होली यानी कि पूरी तरीके से, पूरी तरीके का मतलब क्या है? 100% शेयर होल्डरशिप, 100% अधिकार किसका था? ओन्ड एंड मैनेज्ड, यानी कि अधिकार भी भारतीयों का था और मैनेजमेंट भी भारतीय करते थे। ऐसा कौन सा बैंक था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहला वो बैंक था, पहला भारतीय बैंक था जिस पर अधिकार भी भारतीयों का था और पूरी तरीके से 100% मैनेजमेंट भी भारतीयों के हाथ में था। इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे इस बात को कि पहला जो बैंक था जो प्योरली मैनेज, केवल इतना सा वर्ड आ जाए, पूरी तरीके से जिसका मैनेजमेंट किसके हाथों में था? भारतीयों के हाथों में था। वो बैंक तो था पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना लाहौर में 1894 में हुई थी, 1894 में हुई थी। जबकि इसमें शब्द जुड़ेगा ओन्ड एंड मैनेज, यानी कि अधिकार और प्रबंधन, दोनों जो अधिकार थे यानी कि मालिकाना हक और प्रबंधन दोनों किसके पास था? भारतीयों के पास था। ऐसा फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। माइनर सा शब्दों का फर्क पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आप अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं कि माइनर सा शब्दों का फर्क पड़ेगा बेटा, लेकिन बैंक का नाम चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। वो बैंक कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। इसका दूसरा नाम भी क्या है, यानी इसको बोला क्या जाता है? ट्रूली स्वदेशी बैंक, पूर्णतया स्वदेशी बैंक, हिंदी में इसका नाम है पूर्णतया स्वदेशी बैंक भी इसको बोला गया, क्योंकि इसके पूरी तरीके से स्वदेशी था। इसका पूरा का पूरा अधिकार, मालिकाना हक भी भारतीयों के पास था और प्रबंधन का अधिकार भी भारतीयों के पास ही था। चलिए अब हम हमारे 9th पॉइंट की तरफ चलते हैं कि पहला ऐसा कौन सा बैंक था, क्वेश्चन आएगा कि पहला ऐसा कौन सा बैंक था हमारे भारत में जिसने भारत के बाहर जाकर अपनी ब्रांच खोली थी? तो वो पहला बैंक था बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट बैंक टू ओपन ए ब्रांच आउटसाइड इंडिया, यानी पहला वह बैंक था जो भारत से बाहर जाकर अपनी ब्रांच खोल रहा था या खोली थी। वो कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ खोली थी? क्वेश्चन आ जाए भाई, कहाँ खोली थी? लंदन में खोली थी। कब खोली थी? 1946 में, 1946 में लंदन में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया था। ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम हमारे 10th पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इंडियाज ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक बैंक। पहले तो इस शब्द का मैं मतलब बता दें। जॉइंट स्टॉक बैंक मतलब जिसके शेयर्स, यानी कि जिसका मालिकाना हक बोल लो। शेयर्स क्या होता है? अपना पूरी एसेट्स वैल्यू को टुकड़ों में कुछ कुछ रुपए में बांट देते, पेपर वैल्यू होती है जिसकी, उसमें बोलते हैं। तो जॉइंट स्टॉक बैंक को यानी कि टुकड़ों में बहुत सारे लोगों के पास इसका अधिकार था, ऑनरशिप काफ़ी सारे लोगों के पास थी। तो ऐसा कौन सा बैंक था? इंडियन ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। अभी भी आप लोग जानते होंगे
इलाहाबाद बैंक वो बैंक है जिसको जॉइंट स्टॉक बैंक भी बोलते हैं। जॉइंट स्टॉक पहला सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक है जिसकी स्थापना 1865 को हुई थी। ठीक है, इसका दूसरा ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ओल्डेस्ट सार्वजनिक बैंक या ओल्डेस्ट सार्वजनिक बैंक, यानी कि सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक बैंक वो कौन सा हो गया? पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। यानी ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है बेटा? हमारे सामने इलाहाबाद बैंक, जिसकी स्थापना 1865 में हुई थी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इसी पॉइंट के बारे में, हम लोग कंफर्मेशन कर लेते हैं कि जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा होता है। तो जॉइंट स्टॉक बैंक के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिसकी शेयर कैपिटल, जिसका मैनेजमेंट अधिकार, जिसका क्या नाम है ओनरशिप एक व्यक्ति के हाथ में या फिर किसी के हाथ में ना होकर बहुत सारे लोगों के हाथ में होती है, तो ऐसा बैंक कौन सा हो गया? हमारा इलाहाबाद बैंक। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बेटा नेशनलाइज्ड बैंक के बारे में, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में। अब हम धीरे धीरे पुराने जो डाटाज हैं उनसे निकलते हुए हमारे वर्तमान सिनेरियो की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर कि हमारे देश में कितने नेशनलाइज्ड यानी कि कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है, कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वर्तमान में कितने बैंक है, उन सब की स्थापना कब कब कैसे कैसे हुई थी, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इन सब से इस वजह से जोड़ रहा हूँ। हो सकता है इतनी डिटेल में आपके बैंकिंग यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज़ें ना हो, लेकिन बैंकिंग है, ये सब चीज़ें बेसिक हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हम सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम सभी के लिए एक दिमाग में बनकर चलता है बैंकिंग के एग्जामिनेशन दे, हम उसके अंदर श्योरली पास हो जाएंगे, हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिहाज से भी, और क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी सारे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट भी देख रहे हैं, वो लोग IBPS की जो तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिहाज से भी तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं हम लोगों की। बुक की थ्योरी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तो बने रहिए। यदि किसी भी तरह का डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप बेझिझक कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।